दोस्तों रिसेंटली बिहार में प्रीलिम्स का एग्ज़ाम अभी कंडक्ट हुआ है बिहार जुडिशियल सर्विसेज के लिए। अभी बहुत ही जल्दी उसका रिजल्ट आएगा और उसके बाद होंगे मेंस के एग्ज़ाम। इसी के साथ साथ और भी स्टेट्स जो हैं अपनी नोटिफिकेशन निकालने के प्रोसेस में हैं, क्योंकि कोविड की रिस्ट्रिक्शंस काफ़ी कम हो गई हैं अब। तो बाकी भी जुडिशियल सर्विसेज के जो एग्ज़ाम आएंगे वहाँ पर प्री होगा, फिर मेंस होगा। मेरे पास काफ़ी अभी क्वेरीज आई कि मेंस के बारे में हमें डिस्कस करना चाहिए, मेंस की स्ट्रेटजी क्या होगी। तो इस वीडियो में मैं आपको एक ओवरऑल स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ और 2 क्वेश्चन भी मैं सैम्पल क्वेश्चन जो है अपने सिविल लॉ में से डिस्कस करेंगे और उसमें मैं आप बताऊंगा कि कैसे आपका आंसर होना चाहिए। बहुत बार स्टूडेंट्स जो है आंसर तो करेक्ट लिख लेते हैं, बट जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, जो स्ट्रक्चर है, जो एग्जामिनर मांगता है बच्चों से, वो नहीं लिख पाते और उसकी वजह से उनके नंबर जो है कम आते हैं। उनको नॉलेज हर चीज़ की होती है, बट बिकॉज स्ट्रक्चर के साथ नहीं वो लिख सकते आंसर, इसलिए उनके नंबर नहीं आ पाते। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगी बहुत अच्छे से आप इस वीडियो को देखिए, समझिए क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, बिकॉज नंबर जो है आपको सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर ऑफ आंसर ही दिलाएगा। कंटेंट चाहे हल्का हो जाए, बट स्ट्रक्चर में कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, राइट। तो सबसे पहली चीज़ है, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन की हेल्प से मैं करवा रहा हूँ। आंचल एंड बसंत both Hindus got married to each other in 2002. In 2005, Basant got converted to Islam and married a Christian lady named Veronica without dissolving his first marriage. Draw up a line of argument for Anchal if she wishes to sue Basant. अब इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जल्दी से आप पढ़ लिया, डायरेक्ट वो लाइन ऑफ आर्गूमेंट लिखने लग जाते हैं आंचल की कि क्या होगा, कि हाँ उसको वो सू कर सकती है, डिवोर्स ले सकती है, वो उसके ऊपर बाइगैमी का केस कर सकती है, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो कि सही है, करेक्ट है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है, बट रिक्वायरमेंट क्या होती है एज ए जुडिशियल ऑफिसर, अगर आपको ऐसा कोई प्रपोजिशन वहाँ पर मिले, ऐसे फैक्ट्स मिलें किसी केस में, तो आप जजमेंट कैसे लिखोगे, वो चीज़ आपको वहाँ पर बतानी है। जो एग्जामिनर है, जो आपका आंसर चेक करेगा, वो आपको मानता है एक जुडिशियल ऑफिसर, आपको उसी हिसाब से अपना आंसर जो है जजमेंट की फॉर्म में लिखना है। तो कैसे होगा स्ट्रक्चर? अब ये स्ट्रक्चर जो है आपको कभी भी प्रेपोजिशन बेस्ड क्वेश्चन आए, सिविल लॉ से, क्रिमिनल लॉ से, हमेशा इसी फॉर्म में लिखना है। हल्का फुल्का चेंज होगा, बहुत ही माइनर, अदरवाइज सिविल क्रिमिनल में सेम ही जाएगा। सबसे पहले आपको लिखने हैं फैक्ट्स। ब्रीफ में फैक्ट्स लिखिए। मैं मानता हूं आपको जब क्वेश्चन आप करोगे, आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करने होते हैं, जब एग्ज़ाम आता है टाइम बहुत लिमिटेड होता है, बट स्ट्रक्चर आप कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना अगर आपको नंबर लेने हैं। तो फैक्ट्स चाहे 2 लाइनें लिखिए, बट फैक्ट्स की हेडिंग लिखिए और उसके अंदर 2 या 3 लाइनों में फैक्ट्स जल्दी जल्दी आपको लिखने हैं शॉर्ट में। फिर है इशू इन केस। इशू क्या है केस में, मीन्स क्या क्या आपके जो लीगल है मसले, वो उनके बारे में आपने लिखना है। फिर लॉ पॉइंट क्या है, फिर उसमें रीजनिंग क्या आप दे रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इज रीजनिंग। चाहे आप केस को किसी भी तरह से डिसाइड करो एज अ जुडिशियल ऑफिसर, उसकी रेमेडी हमेशा रहेगी कि अपील रिवीजन लाई करती है हायर कोर्ट के पास, बट एग्जामिनर देखेगा कि आपने किस रीजनिंग के बेस पे ये फाइनल डिसीजन लिया। ठीक है, तो रीजनिंग आपको बहुत अच्छे से देनी है, जो आपकी नॉलेज के अकॉर्डिंग है रीजनिंग दीजिए, सही या गलत की परवाह नहीं करनी, और उसके बाद आएगा डिसीजन। अगर आप ये 5 पॉइंट स्ट्रक्चर के लिख लेते हैं तो आपका आंसर जो है एटलीस्ट 50% मार्क्स आपको ज़्यादा मिलेंगे। चाहे आपका लीगल प्रोविजन गलत हो जाए, बट स्ट्रक्चर गलत नहीं होना चाहिए। अब सबसे पहले हमने बात की फैक्ट्स, तो आप अपने पेपर पे फैक्ट्स कैसे लिखेंगे, शॉर्ट में लिखिए। आंचल एंड बसंत बोथ हिंदूज गॉट मैरिड टू ईच अदर इन 2002. In 2005, Basant got converted to Islam and married a Christian lady named Veronica without dissolving his first marriage. ये एनफ है इस केस के लिए, इस प्रेपोजिशन के लिए इतना फैक्ट जो है काफ़ी है। इसको भी आप शॉर्ट कर सकते हो चाहे तो। बसंत गॉट कन्वर्टेड टू इस्लाम, गॉट मैरिड विदाउट डिजॉल्विंग फर्स्ट मैरिज। नाम वगैरह आप इसमें वेरोनिका का स्किप भी कर सकते हो। तो ये फैक्ट हो गए आपके। अब इशू क्या है, एज अ जज अब क्या क्या चीज़ें देखनी है। Whether Basant can change his religion during the subsistence of his marriage just to get married again? क्या बसंत जो है अपना रिलीजन चेंज कर सकता है जब उसकी फर्स्ट मैरिज भी चल रही है, सिर्फ इसीलिए कि उसको दोबारा शादी करनी है, बिकॉज इस्लाम में 4 मैरिजेज अलाउड है हस्बैंड को, तो इसीलिए सिर्फ इस पर्पस के लिए क्या वो कर सकता है। वेदर मैरिज विद वेरोनिका इज अ वैलिड मैरिज, जो सेकेंड मैरिज है क्या वो वैलिड मैरिज है। कैन आंचल सू बसंत ऑन सेकेंड मैरिज, और रेमेडी क्या हो सकती है। तो ये कुछ इश्यूज आ गए, जो भी आपको लगता है इशू हो सकते हैं वहां पर आप फ्रेम कर दीजिए। 2 है, 3 है, 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। ये स्ट्रक्चर का ही पार्ट है आपका। फिर आ गया लॉ पॉइंट, आप डिस्कस करेंगे कि अब जो वो लेडी है उसके पास अब क्या रेमेडी है आंचल के पास। तो सेक्शन 13(1) सब सेक्शन 2
हिंदू मैरिज एक्ट का आप लिखेंगे, जो कि ये बताता है कि अगर कोई भी स्पाउस अपना मैरिज को डिसॉल्व करने बिना दूसरी मैरिज करने के लिए या वैसे भी अपना रिलीजन जो है एक तरह से कन्वर्ट कर लेता है किसी भी पर्पस के लिए, कोई ग्राउंड नहीं है यहाँ पर, ठीक है, बिना मैरिज को डिसॉल्व किए दूसरे किसी रिलीजन में कन्वर्ट हो जाता है, तो जो दूसरा स्पाउस है वो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के लिए पिटीशन फाइल कर सकता है, डिवोर्स के लिए पिटीशन फाइल कर सकता है। तो ये रेमेडी एक आंचल के पास लीगल बनती है एज पर सेक्शन 13(1). दूसरा सेक्शन 494 बायगैमी है आईपीसी में, क्योंकि सेकंड मैरिज वो कर रहा है, सोलमनाइज की है उसने, चाहे किसी भी लेडी से की हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, किसी भी रिलीजन से हो, वो बायगैमी के लिए भी रहेगा, उसमें लायबल रहेगा। रीजनिंग आप क्या देंगे? सरला मुदगल का केस आप मेंशन कर सकते हैं, यहाँ पे बड़ा काफ़ी फेमस केस रहा है। इस केस में ये सेटल हो गया था दैट अ चेंज ऑफ रिलीजन डज नॉट परमिट अ पर्सन टू डिफीट द प्रोविजंस ऑफ लॉ एंड टू कमिट बायगैमी। ये नहीं है कि आप रिलीजन चेंज करके जो प्रोविजन है लॉ के वो डिफीट कर दो और बायगैमी के लिए आप ये सब चीज़ें करो। कोर्ट ने हेल्ड किया था दैट अपोस्टेट हस्बैंड वुड बी गिल्टी अंडर 494 आईपीसी। तो यहाँ पर जो आंचल है उसके लिए रेमेडी डिवोर्स की तो है ही है, प्लस 494 में आईपीसी में भी वो उसको एक तरह से प्रोसिक्यूशन उसके अगेंस्ट इनिशिएट कर सकती है। कन्वर्जन टू इस्लाम एंड मैरिंग अगेन वुड नॉट बाय इटसेल्फ डिसॉल्व द प्रीवियस हिंदू मैरिज अंडर द एक्ट, बट इट विल बी अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स। However, it can be inferred from the ingredients of section 494 that second marriage would be void and apostate husband would be guilty under IPC। तो ये एग्जैक्ट केस जो है सरला मुदगल का आपके फैक्ट्स मैच कर जाते हैं, डिवोर्स का भी ग्राउंड है ये, और दूसरा जो वो हस्बैंड था वो लाइबल होगा अंडर IPC 494 फॉर बायगैमी। तो लाइन ऑफ आर्गुमेंट की बात की गई है यहाँ पर, इस क्वेश्चन में आप देखेंगे, दोबारा देख लीजिए इस क्वेश्चन में, ड्रॉ अप अ लाइन ऑफ आर्गुमेंट। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, जब भी आपको क्वेश्चन में पूछे कि डिसाइड करो, जजमेंट दो, तो यही हेडिंग आपकी आखिर में रहनी चाहिए। जो लास्ट आपका ब्लॉक रहेगा आंसर का, लाइन ऑफ आर्गुमेंट, तो आपको लाइन ऑफ आर्गुमेंट ही लिखनी है वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप लाइन ऑफ आर्गुमेंट हेडिंग दे के ही, अंडरलाइन करके ही आंसर करेंगे दैट आंचल कैन लॉफुली सीक डिवोर्स फ्रॉम बसंत एज पर सेक्शन 13(1)(2) ऑफ HMA एज ही कन्वर्टेड हिज रिलीजन। फर्स्ट उसका हो गया। आंचल जो है अपने केस के लिए सरला मुदगल और ये वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की जजमेंट पे रिलाई कर सकती है टू सपोर्ट हर केस, और वो फाइल कर सकती है 494 आईपीसी अगेंस्ट बसंत ऑन कंडक्टिंग सेकंड मैरिज वाइल द फर्स्ट वाइफ इज अलाइव। तो ये लाइन ऑफ आर्गुमेंट रहेंगे। अगर ये डिसीजन पूछता, क्वेश्चन में डिसीजन होता है कि डिसाइड करो, तो यही चीज़ आप डिसाइड कर देते, यहाँ डिसीजन लिख देते और बोल देते कि हाँ उसको डिवोर्स भी मिलना चाहिए, डिवोर्स ग्रांटेड हो सकता है वहाँ पर, और 494 में उसको जो भी अप्रोप्रिएट पनिशमेंट है वो भी मिलेगी। तो ये जो है स्ट्रक्चर अभी हमने देखा कैसे HMA से रिलेटेड ये क्वेश्चन था, कैसा आपका जो है स्ट्रक्चर होना चाहिए। अगर आप इस वे में हर हेडिंग के साथ अंडरलाइन करके स्पेस प्रॉपर डाल के लिखोगे तो आप देखोगे कि आपका आंसर अगर पहले 10 में से 5 नंबर मिल रहे हैं तो डेफिनेटली 7 नंबर हो जाएंगे, और ऐसे ही हर क्वेश्चन में आपको थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होगा तो आपका ओवरऑल बहुत अच्छा स्कोर आ सकता है। एक और इसमें क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, ये बिहार जुडिशरी में ही आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें बोला कि इन अ कॉन्ट्रैक्ट ABC jointly promised to pay D a sum of ₹6,000, G is compelled to pay the whole, A has been declared as insolvent but the value of his assets is sufficient to pay half of his part of the debt. What will be the extent of C's right against A and B? Discuss. हर चीज़ बहुत ध्यान से देखनी है कि आखिर में क्वेश्चन ने पूछा क्या है, ठीक है। डिस्कस कीजिए कि A का, B का और C का मीन्स कितनी लायबिलिटी बनती है, क्योंकि C ने पूरे का पूरा पैसा दे दिया है। अब C क्या उनसे वापस ले सकता है पैसे, अगर ले सकता है तो कितने कितने। 15 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, राइट। तो इस तरह से अब कैसे, अगेन वही स्ट्रक्चर हम उसी के ऊपर रिलाई करेंगे, चाहे जितने भी मर्जी आपके प्रेपोजिशन के क्वेश्चन आ जाएं, आपको बोर नहीं होना एग्जाम में, आपको लिखते जाना है। बहुत बार स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हम बोर हो जाते हैं सेम ही हेडिंग डाल डाल के, आपको वो करना है अगर आपको मार्क्स लेने हैं। तो सबसे पहले फैक्ट्स लिखने हैं, इशू क्या है, लॉ पॉइंट क्या है, रीजनिंग क्या है आपकी, और फाइनल आपको डिसीजन। प्रॉपर हेडिंग अंडरलाइन करके और ब्रीफ में बिल्कुल हर चीज़ लिखनी है। फैक्ट्स क्या हैं? ABC जॉइंटली प्रॉमिस करते हैं D को कि हम आपको 6,000 रुपये देंगे। C जो है वो कंपेल उसको किया जाता है कि वो ही सारा पैसा दे। A हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट बट द वैल्यू ऑफ हिज एसेट्स इज सफिशिएंट टू पे हाफ ऑफ हिज पार्ट ऑफ द डेट। तो ये हमारे आगे यहाँ पर फैक्ट्स। अब आपने ब्रीफ में यहाँ पर फैक्ट्स बता दिए।
अब आगे करें, इशू क्या है। पहला तो इशू यही है कि वेदर सी हैज़ एनी राइट अगेंस्ट ए एंड बी। अब सी ने सारा पैसा दे दिया है डी को 6000, तो क्या अब सी कोई प्रोविजन है ऐसा कि ए और बी से मांग भी सकता है। उसके बाद ही हम देखेंगे कि किस एक्सटेंट तक मांग सकता है। तो व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ सीज राइट अगेंस्ट ए एंड बी। पहले आप देखेंगे राइट है या नहीं, और फिर किस एक्सटेंट तक राइट है अगेंस्ट ए एंड बी। तो ये दो इशू आपने यहाँ पर फ्रेम कर लिए। जैसे जज करता है, अगर आप कोई भी सिविल कोर्ट की जजमेंट देखें तो इसी तरह से होता है। फैक्ट्स होंगे, फिर इशू क्या हुए, फिर एविडेंस वगैरह की बात होती है। बट हमारे प्रेपोजिशन में एविडेंस की नहीं होती बात, तो हम डायरेक्टली फिर आगे पॉइंट पे, लॉ पॉइंट पे चले जाते हैं। अब लॉ पॉइंट क्या है, सेक्शन 43 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप यहाँ रेफर कर सकते हैं। अब ये मेरे पास बेयर एक्ट था तो मैंने एज इट इज़ रिप्रोड्यूस कर दिया, बट आपको रिप्रोड्यूस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है एग्जाम में, ना तो आपके पास टाइम होता और बेयर एक्ट के वर्ड टू वर्ड आपको याद भी नहीं होता। ठीक है, तो आपको वहाँ पर सिर्फ रेफरेंस देना है कि एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 43 क्या प्रोविजन है, उसको ब्रीफ में एक लाइन लिख देंगे। आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने यहाँ रिप्रोड्यूस किया हुआ है। इसमें बोलता है एनी वन ऑफ जॉइंट प्रोमिसर्स मे बी कंपेल्ड टू परफॉर्म, कि अगर दो या दो से ज़्यादा जॉइंट प्रोमिसर है तो उनमें से किसी भी एक को कंपेल किया जा सकता है कि वो पूरे का पूरा कॉन्ट्रैक्ट में जो भी पैसा है वो पे करे। ईच प्रोमिसर मे कंपेल कॉन्ट्रीब्यूशन, तो जो भी प्रोमिसर है वो बाकियों से, जो भी जॉइंट प्रोमिसर्स हैं वहाँ पर उनसे कंट्रीब्यूशन कंपेल कर सकता है। जैसे यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि यस सी के पास राइट है, वो ए और बी को कंपेल कर सकता है कि हाँ मुझे मेरी कंट्रीब्यूशन दो, क्योंकि मैंने पूरे का पूरा पैसा जो है डी को 6000 रुपये दे दिया है। ठीक है, शेयरिंग ऑफ लॉस बाय डिफॉल्ट इन कंट्रीब्यूशन, अगर कहीं कोई जो प्रोमिसर है वो कहीं लॉस में है या वो नहीं देता, वो डिफ़ॉल्ट करता है, तो उससे जो लॉस होगा तो बाकी जो प्रोमिसर्स हैं जॉइंट प्रोमिसर वो इक्वली शेयर करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बनी बात देखिए, इलस्ट्रेशन भी है 43 सेक्शन में। अगर आप देखें बेयर एक्ट में तो इलस्ट्रेशन दी है, सिमिलर इलस्ट्रेशन है। उसमें भी क्या है, 3 जॉइंट प्रोमिसर्स हैं, उन्होंने डी को बोला कि हम आपको 3000 रुपये देंगे। सी को कंपेल किया गया कि पूरे का पूरा पैसा दे, तो सी ने 3000 रुपये दे दिए। ए जो था इंसॉल्वेंट हो गया, जैसे हमारे केस में भी है, बट हिज एसेट्स आर सफिशिएंट टू पे 1/2 ऑफ हिज डेट्स, तो जो भी उसका उधारी थी उसके ऊपर, उसके पास उतने एसेट्स है कि उसकी आधी वो उसको चुका सके। तो अगर तीनों देते पैसा, तो देखिए ए बी सी अगर तीनों देते तो कितना कितना देते, पर हेड वो 1000 रुपये देते। तो इसका मतलब है ए के ऊपर उधारी है 1000 रुपये की, बट वो इंसॉल्वेंट हो गया तो इसकी वजह से वो आधा पैसा ही दे पाएगा, उसके पास एसेट जो है वो आधे पैसे के ही हैं। तो इसका मतलब ए के पास सिर्फ 500 रुपये ही हैं। ठीक है, अब बाकी कितने बचे, 3000 की अगर बात करें तो ए तो सिर्फ 2500 ही दे सकता है, तो बाकी जो पैसे हैं वो बी और सी को ही इक्वली कंट्रीब्यूट करने पड़ेंगे। मीन्स 2500 रुपये बी और सी को आपस में बांटने पड़ेंगे, तो हर दोनों जो है 1250 और 1250 ही देंगे। अब तो यहाँ पर सी जो है वो कितने के एंटाइटलमेंट है उसकी, वो ए से तो लेगा 500 रुपये क्योंकि उसके पास इससे ज़्यादा है ही नहीं, और बी से लेगा वो 1250 रुपये। ठीक है, और बाकी के 1250 वो खुद ही पे कर रहा है। तो ये इलस्ट्रेशन एज इट इज़ इस क्वेश्चन में भी काम आएगी। इसी के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे केस, हम बोलेंगे रीजनिंग हमारी हो गई, अब डिसीजन है। इसी तरह आपको हेडिंग डाल के अंडरलाइन करना है। From the above stated provision, it is clear that if any of the joint promisor is compelled to pay the whole amount, then he can compel the remaining promisors. तो हमारा जो इशू नंबर 1 था वो यहाँ पर देखिए डिसाइड हो गया कि yes he has the right to compel the other promisors to pay the money, to pay contribution equally with himself to performance of the promise. तो इलस्ट्रेशन के ऊपर रिलाई करते हुए हम देखें ए जो है 1000 रुपये देगा, हमारे क्वेश्चन में है टोटल 6000 रुपये देने, ईच पर्सन इज लाइबल टू पे 2000। ठीक है, ए बी और सी। अब ए के पास तो पूरा पैसा है नहीं, उसके पास तो 1000 ही है, तो उसने 1000 रुपये दिया। अब ये जो लॉस था 1000 रुपये का, ये दोनों इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे, तो 500 रुपये इसका बढ़ जाएगा, 500 इसका बढ़ जाएगा। इसका मतलब सी जो है बी से 2500 रुपये ले सकता है। तो यहाँ पर बी से किस एक्सटेंट तक ले सकता है, वो 2500, और ए से कितना ले सकता है 1000। तो इस वे में आपका जो है फाइनल डिसीजन होगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आपको स्ट्रक्चर के ऊपर काम करना है। आई होप जो प्रीलिम्स क्लियर कर रहे हैं उनको सफिशिएंट नॉलेज है लॉ की। ठीक है, उनकी लॉ की नॉलेज पे मैं कभी डाउट नहीं कर रहा। अगर वो प्रीलिम्स क्लियर कर रहे हैं इसका मतलब उनको अच्छी नॉलेज है लॉ की। प्रोविज़न हम ये नहीं बोल सकते कि हर प्रोविज़न याद होना चाहिए। काफ़ी अच्छा है आपका प्रीलिम्स का अगर अच्छा स्कोर आ रहा है, और मेहनत कीजिए लॉ पे, बट स्ट्रक्चर पे आपको ज़्यादा मेहनत करनी है।
क्योंकि मेंस में मार्क्स आपको सिर्फ स्ट्रक्चर ही दिलाएगा। इसी तरह हम आगे के वीडियोस आपके लिए लेके आते रहेंगे जहां पर हम जो रेगुलर हमारे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो सिर्फ बिहार जुडिशरी के लिए नहीं रहेगा ये वीडियो। बिहार का टारगेट हमारा ये है कि अभी बिहार का क्योंकि आने वाला है मेंस, तो बिहार का हम ज़्यादा इस पर फोकस कर रहे हैं। बट अदरवाइज ये अगर आप और स्टेट्स के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो हर जगह ये जनरल वीडियो है, आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस आप उठाइए, स्ट्रक्चर बनाइए और इसी फॉर्म में जितनी भी प्रैक्टिस आप कर सकें उतनी कीजिए। बिकॉज आपको टाइम मिलेगा एग्जाम में बहुत लिमिटेड, क्वेश्चन ज़्यादा होंगे, तो जितनी स्पीड होगी राइटिंग की वो आपको हेल्प भी करेगी। राइट, तो अपना जो भी आपका डाउट है वो हमें बताइए और बाकी के वीडियोस हमारे देखते रहिए।